तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक हमारा होता क्या है? बेसिकली काइंड ऑफ हम ओवरव्यू देंगे आपको, कि होता क्या हमारा ये ओवर स्टेप क्या होता है, कैसे मतलब कैसे उसके अंदर नेटवर्क में कैसे काम होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रूफ ऑफ स्टेक इज अ मेथड फॉर अचीविंग कंसेंसस इन ब्लॉकचेन नेटवर्क। इट रिप्लेसेस द एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग प्रोसेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क विद अ स्टेकिंग बेस्ड सिस्टम। तो क्या होता है? हमें पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क हम डिटेल में कवर किया हुआ है, प्लीज चाहिए हमारे ब्लॉकचेन प्ले लिस्ट में। हमने आपको बताया था क्या होता है, किस तरह हम कंसेंसस मैकेनिज्म उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज गो चेक आउट द प्लेलिस्ट। पीडब्ल्यू मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि पीडब्ल्यू क्या होता है। तो पीडब्ल्यू बेसिकली हमारा होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, ये काफी एनर्जी इंटेंसिव टास्क होता है। एनर्जी इंटेंसिव टास्क होता है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है जो हमारा नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क में जितने मेरे माइनर्स होते हैं, जब माइनर्स के पास कोई ब्लॉक आता है, अब उस ब्लॉक में ट्रांजेक्शन परफॉर्म जो लिखा होगा, ठीक है, उन ब्लॉक को जब वैलिडेट करना पड़ता है तो हम एक नॉन्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसे नॉन्स की वैल्यू फाइंड करना बेसिकली हमारा एक मैथमेटिकल पजल होता है। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स पजल होता है ये, मैथमेटिकल काइंड ऑफ हमारा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसे हम कहते हैं क्या? हमारा एनर्जी इंटेंसिव टास्क होता है। बट जो हमारा पीओएस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? प्रूफ ऑफ टेक। तो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली रिप्लेस कर देता है हमारा पीडब्ल्यू को। कैसे करता है? जैसे कि पता है कि अगर एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है, अगर हमें एनर्जी चाहिए होगा तो बेसिकली हमें हमारे पास एक हार्डवेयर रिसोर्सेज होना चाहिए जिसकी मदद से हम बेसिकली फाइंड कर सकें, सॉल्व कर सकें। बट पीडब्ल्यू में जब हम पीओएस की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे माइनर्स होगा, बेसिकली क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स कह सकते हैं हम, कॉइन्स को स्टेक करता है। स्टेक मतलब होता है बेसिकली कि उस कुछ अपने हिस्से में से कुछ अपना जाके कुछ परसेंटेज जो उसका है वो दे रहा है अपने नेटवर्क के अंदर, कि हाँ इतना है, जो हिस्सा है वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ अपनी चीजें कहीं रख रहे हो तो स्टेक लगा रहे हो आप, काइंड ऑफ। तो ये वाला पॉइंट वही कहता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? यूजर विद हाई स्टेक इन cryptocurrency will always pay more attention towards maintaining and securing the network. The reason is any security attack would be a threat to reputations and value of the cryptocurrency. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या समझते हैं हम लोग। तो जो नोड होगा, ठीक है, जैसे ये नोट होगा, कुछ हम यूजर ही होते हैं नोट, तो जब वो कुछ अमाउंट ऑफ जो मेरा कॉइन है टेक करता है, और जब ये टेक करने पे जब हम इस नोट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है हमारे, जो मतलब हमारा अंदर से जिस नेटवर्क में वो ऑपरेट कर रहा है उस नेटवर्क को सिक्योर करना और उसे मेंटेन करना। ये इस नोड का काम बन जाता है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अगर वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में ध्यान नहीं देगा तो ये काइंड ऑफ उस नेटवर्क के रेपुटेशन पे अफेक्ट करेगा, और जो भी उस नेटवर्क में हमारे नोड होंगे बेसिकली लीव आउट करना शुरू कर देंगे, मतलब छोड़ के आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो बेसिकली हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो जो भी नोड्स होंगे वो लीव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वही बोल रहा है वहाँ पे। अगला वाला पार्ट क्या है? Do algorithm randomly select validators depending on stake of collateral he or she has put forward. तो ये जो मेरा एल्गोरिथम है, ठीक है, तो जो मेरा एल्गोरिथम है, मतलब पीओएस कंसेंसस एल्गोरिथम है मेरा, तो ये एल्गोरिथम में से क्या होता है, जो भी जिस नोड ने एक हाई अमाउंट ऑफ स्टेक किया होगा, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ स्टेक किया होगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ वैलिडेटर। बेसिकली सारे फैंसी नाम है, तो हम पीओएस के कंसेंसस मैकेनिज्म के अंदर हम यूजर को काफी फैंसी नामों से बुलाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया वैलिडेटर, हो गया वैलिडेटर, बस हमारे पास है डेलीगेट फॉर्जर। यहाँ पे लिखा है इन पीओएस मैकेनिज्म माइनर्स आर नोन एज फॉर्जर, वैलिडेटर एंड डेलीगेट्स। जो एल्गोरिथम होगा बेसिकली वो जो भी नोड्स होगा सेलेक्ट करता है, और जिसका भी हाईएस्ट अमाउंट होगा सेलेक्ट करेगा, उसको वैलिडेटर घोषित कर देगा, और बेसिकली फिर ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है नेटवर्क के अंदर, कि वैलिडेशन करना वाला पार्ट है वो अपना स्टार्ट कर देगा। इसमें क्या जो मैकेनिज्म है पीओएस वाला, ठीक है, जो पीओएस मैकेनिज्म है उसका जब माइनर्स को हम फॉर्जर या फॉर्जर जानते हैं, या फिर वैलिडेटर, या फिर डेलीगेट के नाम से जानते हैं। Anyone staking cryptocurrency could be selected as validators. The chances are very low if you stake a relatively low small amount. इसमें क्या बोल रहा है हमारा, सपोज दैट जो हमारा यूजर होगा, ठीक है, यूजर होगा या फिर नोड होगा,
तो अगर सपोज उसने एक लेस अमाउंट यहाँ पे स्टेक किया होगा तो इसके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी कम होंगे। वो लिखा है यहाँ पे, इसमें अगर लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, अगर नोड के पास 5% ऑफ स्टेक है नेटवर्क के अंदर तो इसके वैल्यू होने का चांस कितना है, उसका ट्रांजेक्शन का 5% ही होता है। Therefore, most participants join staking pool. The owner of the pool select validator node and a group of participant pool take cryptocurrency together for a better chance of winning new block. Rewards are also divided among pool participant. The pool owner may also charge a small fee. तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें जो भी हमारे नोड्स होते हैं, ठीक है, वो अपना मतलब एक ऑफकोर्स एक नेटवर्क है तो काफी बहुत बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स इतना किसी को रिसोर्स नहीं होता, तो क्या काम करते हैं वो एक पूल ज्वाइन कर लेते हैं। उस पूल को हम कहते हैं क्या, स्टेकिंग पूल। पूल क्या होता है, पूल कुछ होता है मतलब ये हमारे एक नेटवर्क होगा, ठीक है, नोड्स होगा, तो छोटे छोटे और भी नोड्स होंगे। अभी क्या सकते हैं, हमारा एक नोड होगा, ठीक है, उसमें और स्मॉल नोड्स होते हैं, मतलब बेसिकली यूजर्स होते हैं जो ज्वाइन होकर एक पूल क्रिएट करते हैं। हम काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास जो स्टेक कर सकते हैं, अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक कर पाते हैं, ठीक है, तो इससे जो हमारा चांसेस ऑफ सिलेक्शन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, मतलब हम ब्लॉक को वैलिडेट करने में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब इन द सेंस हमें मौका मिल जाएगा, और वैलिडेशन के बाद हम जब उसे ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, और इस रिवॉर्ड को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सभी नोड के साथ। तो आगे देखते हैं हमारा जो प्रूफ ऑफ स्टेक हमने बात किया वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इसके स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा ये समझने के लिए, तो हम इसको सब डिटेल में समझेंगे। तो पहला हमारा पार्ट क्या है यहाँ पे, टैगिंग। टैगिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, validators deposit or stake a certain amount of cryptocurrency into a smart contract on the blockchain. This staked amount acts as collateral. If validator behave dishonestly, they risk losing part of or all of their stake. ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया वो क्या होता है समझते हैं, इसका मतलब हम लोग मैंने आपको बताया जो नोड होगा, ठीक है, नोड्स के फैंसी नाम हमें क्या कहते हैं, उन्हें वैलिडेटर कह देते हैं। बेसिकली ये जो नोट्स होंगे ये एक्चुअली कुछ सर्टेन अमाउंट स्टेक करेंगे, और जो स्टेक पे रखेंगे क्या रखेंगे, कुछ क्रिप्टो करेंसीज ये स्टेक पे रखते हैं, ठीक है। अब जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं बेसिकली तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है ब्लॉकचेन उसमें मैं डिटेल में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ जाके वहाँ विजिट करिए, बट मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है ये। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा काइंड ऑफ एक कोड होता है, ठीक है, उस कोड में हम बेसिकली कुछ कोड लिखेंगे, और जब वो कोड में जो लिखी हुई जो हमारा प्री रिक्विजिट्स है या फिर जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, प्री रिक्विजिट हमारा रिक्वायरमेंट है, जब वो फिल या फिर मीट होता है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट हम बेसिकली अपना एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो जब स्टेक हो रहा है तो बेसिकली जब इतना अमाउंट वो करेगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ जनरेट जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या होता है ये देखना, अगर सपोज दैट जो मेरा नोड है जिसको मैं सेलेक्ट किया हुआ है अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं जो भी उसकी अमाउंट है तो हम उसे इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से उसे हम पुनिश करते हैं, ठीक है। अगला मेरा पार्ट क्या है, वैलिडेटर सिलेक्शन। अभी क्या होता है, जो भी हम नोड वैलिडेटर की बात कर रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं वो हमें जानना है, ठीक है। वैलिडेटर्स आर चोजन टू क्रिएट एंड वैलिडेट द ब्लॉक बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब बेसिकली जो वैलिडेटर होते हैं वो चुने और चूजन टू क्रिएट और वैलिडेट, बेसिकली वो ब्लॉक बनाने और साथ साथ वैलिडेट करने के काम में आते हैं, तो इनका होना बहुत जरूरी होता है नेटवर्क के अंदर। तो ये कैसे सेलेक्ट होते हैं वो देखने वाले हम। पहला क्या है हमारा स्टेक साइज। ऑफ कोर्स इसके नाम समझ में आ रहा है कि अगर हमारा कोई नोड है उसने कितने अमाउंट ऑफ स्टेक किए होंगे तो उसके चांसेस काफी हाई होते हैं सेलेक्ट होने के। तो लिखा द मोर टोकन स्टेक हायर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, दिस इज बिकॉज द लार्ज स्टेक सिग्नल अ ग्रेटर कमिटमेंट टू नेटवर्क। अगर किसी नोड ने लाइक लंबा स्टिक रखा होगा तो उसने मतलब वो नेटवर्क की तरफ वफादारी दिखा रहा है कि काइंड ऑफ वो दिखा रहा है कि मेरा कमिटमेंट काफी ज्यादा है, तो बेसिकली उसको हम चुन सकते हैं। अगला मेरे पास क्या है, रैंडमाइजेशन। ये क्या होता है, टू अवॉइड फेवरेटिज्म और सेंट्रलाइजेशन पीओएस प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस रैंडमाइजेशन टू सिलेक्शन प्रोसेसेस, दिस इंश्योर्स दैट वैलिडेटर विद स्मॉल स्टेक्स आल्सो चांस टू पार्टिसिपेट। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जिसका चांस मतलब अगर किसी ने ज्यादा स्टेक रखा होगा, ठीक है, वैसे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उस सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट होने के। तो उनका क्या होगा जो मतलब इसके जो स्टेक है इसके आसपास हो या उसके अराउंड हो तो उनका चांस तो कभी आएगा नहीं। तो इसलिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है हमने उसको रैंडमाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, रैंडमाइज करके रखा हुआ है
तो जिससे क्या होता है बेसिकली जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाता है कि मतलब जरूरी नहीं कि इसने स्टेक किया तो उसको मिलेगा, इसको भी मिल सकता है। तो मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया तो उसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन, इससे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला मेरा क्या है, एडिशनल क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया इसमें हम कहते हैं कि सम प्योर सिस्टम कंसिडर फैक्टर्स लाइक वैलिडेटेड रेपुटेशन। हम इसमें देखते हैं कि जो नोड है वो कितना रेप्यूटेटेड है, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन स्टेकिंग और देयर पास्ट बिहेवियर। तो इसलिए हम काइंड ऑफ नोड्स की हिस्ट्री चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कितना ट्रस्टेड है, उसको चेक करके बेसिकली इस नोड को वैलिडेशन करने के लिए मतलब एज अ वैलिडेटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसका अगला पार्ट है वो है ब्लॉक वैलिडेशन एंड रिवॉर्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि वैलिडेटर सेलेक्ट हो चुका है हमारा, इसे सेलेक्ट होने के बाद उसका काम यही है कि वो ब्लॉक को क्रिएट करे और उसे वैलिडेट भी करे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैं सेलेक्टेड वैलिडेटर है वैलिडेट करेगा ट्रांजेक्शन को इन अ ब्लॉक एंड प्रपोज द नेटवर्क। ऑफ कोर्स वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा ब्लॉक के अंदर, मतलब वैलिडेटर बेसिकली मेरा एक ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बना देगा और इस ब्लॉक को ब्रॉडकास्ट करेगा यहाँ पे नेटवर्क के अंदर। उसमें लिखा फिर जो अदर वैलिडेटर होंगे, ठीक है, जो अदर नोड्स होंगे वो इस प्रपोज ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं। जब कंसेंसस पहुंच जाएगा, यहाँ सब सहमत हो जाएंगे राइट है, तो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं। और उसमें क्या लिखा है, वैलिडेटर प्रपोज अ ब्लॉक दिस इज रिकॉर्ड। आपको जब उसने वैलिडेट किया है, जब से कंसेंसस मिल चुका है, उसका ब्लॉक ऐड हो चुका है ब्लॉकचेन के अंदर, तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन फी एंड इन सम सिस्टम न्यूली मिंटेड टोकन्स। देखते हैं अगला अपना जो पार्ट है प्रोसेस का, वो है पेनल्टीज फॉर मिसबिहेवियर। तो उसमें क्या लिखा है, जो वैलिडेटर है मेरा वैलिडेटर है, ठीक है, जो काइंड ऑफ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो मतलब उसको कह सकते हैं मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहा है या फिर जो उसकी ड्यूटीज है वो फेल हो जा रहा है, तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेसिकली में पेनल्टी देना पड़ता है। और पेनल्टी क्या होता है बेसिकली लाइक लूजिंग अ पोर्शन ऑफ द स्टेक। समझो कि जो मैं वैलिडेटर, ठीक है, उसने जितना अमाउंट ऑफ समझो उसने इतना कितना 20% जिसका स्टेक है उसने उस नेटवर्क में लगा दिया और ये सेलेक्ट हो जाता है, मतलब इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। और सपोज दैट इसने कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की या फिर अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो जो इसके 20% की जो पार्ट है स्टेक है ये सारे सारे लूज कर देगा एज ए पनिशमेंट। इसके देखते एडवांटेजेस क्या है, इट ऑफर्स फास्ट एंड एक्सपेंसिव ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑफ कोर्स इसके अंदर पीओडब्ल्यू से टाइम कंज्यूमिंग वाले कोई भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये काफ़ी फास्ट होता है। और जैसे कि जानते हैं कि पीडब्ल्यू में काफ़ी एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका एडवांटेज है। दूसरा मेरे पास है क्या, एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म है। कोर्स अगर हमारे पास कोई रिसोर्स या फिर हमारा कोई हार्डवेयर इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, तो हमारा एक एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म भी है। तो हमने लिखने वाले क्या, लिमिटेशंस ऑफ पीओएस कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, more prone to attack as attacker only need to spend some cryptocurrency and no need to invest in other resources। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ऑफ कोर्स नोड भी होंगे, ठीक है, ये सारे मेरे नोड्स हैं। अब इन्हीं नोड में से क्या होगा, कुछ नोड, उसमें जो एक नोड होगा हो सकता है वो अटैकर हो, इन द सेंस हम बात कर रहे हैं हैकर की, ठीक है, अटैकर है। अब बेसिकली अगर इसको कंट्रोल चाहिए होगा नेटवर्क के अंदर, तो क्या करेगा, अपना कुछ कॉइन या फिर परसेंटेज ऑफ कॉइन वो स्टेक कर देगा, और स्टेक करने पे उसको या फिर उसका एज अ वैलिडेटर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वो वैलिडेटर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम इस नेटवर्क में परफॉर्म करेंगे खास करके इसी के पास ही आएगा। और क्योंकि ये नोड एज अ वैलिडेटर सेलेक्ट हो चुका है, तो हमें इस नोड की अनुमति चाहिए रहेगी ताकि हम उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर पाए। जब वैलिडेट हो पाएगा तभी हम जाके इसको ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर prone to attack as attackers only need to spend some cryptocurrency and no need to invest in other resources। अदर रिसोर्सेज का कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमें पता है कि जो पीओडब्ल्यू वाला पार्ट था, तो वहाँ पे हमें कुछ हैवी कंपटीशन की नीड होती थी, हैवी कॉम्पिटिशन्स की नीड होती थी एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पर नीड नहीं है। अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मोर स्टेक इज प्रपोर्शनल टू मोर चांस ऑफ विनिंग।
जैसे मुझे पता है कि अगर नेटवर्क के अंदर एक नोड होगा, ठीक है, और इस नोड ने हाई अमाउंट ऑफ स्टेक किया है अपना कुछ परसेंटेज, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका चांस ऑफ विनिंग अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स richest validator can control POS consensus mechanism and earn more reward frequently। तो ये क्या दर्शाएगा हमारा? अगर ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टेक कर पा रहा है तो हम इसे कहेंगे रिच वैलिडेटर है ये। अगर ये रिच वैलिडेटर है तो जो मेरा POS कंसेंसस मैकेनिज्म है वो इस पार्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर कंट्रोल कर पा रहा है तो ऑफ कोर्स वो रिवॉर्ड भी अर्न कर पाएगा। ठीक है।